चरक सूत्र स्थान का छठा चैप्टर पढ़ रहे थे। शिशिर और हेमंत, या हेमंत और शिशिर पढ़ लिए थे। हेमंत शिशिर बाद 30 नंबर पे बसंत। बसंत में कफ का प्रकोप होता है। क्या लिखता है? बसंते निचित श्लेष्म दिनकराद अभिरीतम। दिनकर सूर्य। और पहले ठंड पड़ती हेमंत शिशिर में, तो कफ जमता, क्योंकि शीत के कारण कफ की स्कंदन की प्रवृत्ति होती, जमने की प्रवृत्ति होती। लेकिन जब मार्च अप्रैल में गर्मी पड़नी शुरू होती तो ये कफ पिघलता है, और जब तक ये जमा हुआ होता है तब तक तो व्याधि उत्पादन की जो क्षमता है वो इसकी इतनी होती नहीं है, क्योंकि प्रसर हो ही नहीं पाता, सिर्फ संजय अवस्था रहती है। प्रसर होगा जब वो पिघलेगा, और प्रसर होने के बाद में प्रकोप होगा। बसंत निचित श्लेष्म, निचित मतलब जमा हुआ। दिनकराद अभिरीत, दिनकर मतलब सूर्य के द्वारा। काय अग्नि बाधित रोगास्तत् प्रकुरुते बहुनम। लिखो, बहु रोग उत्पादक ऋतु। हाँ हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। मेरा नाम ले लेना, बोल देना कि जो मेडिसिन आपको बताई थी ना, हाँ बात करवा दो। हाँ जी, प्रतीक भैया, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप वो मेडिसिन मैंने आपको भेजी थी ना लिख के, वो इनको दे दीजिएगा, है ना? हाँ हाँ, बाकी मेरे को बता देना आप व्हाट्सएप। हेलो हेलो, मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ, आप ले लो। बहु रोग उत्पादक ऋतु पूछे तो बसंत, और बहु रोग उत्पादक अगर दोष कह दे, क्या करोगे? क्या लगता है क्या करना चाहिए? अबे किताब पे ध्यान दे लो नालायकों। बहु रोग उत्पादक दोष पूछे तो क्या करोगे? पित्त। आगे आएगा, अभी के लिए आंसर याद कर लेना बस। पित्त। हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो। सारे फोन अभी क्यों आते हैं क्लास स्टार्ट होने के बाद में? सारे पेशेंट जग जाते हैं इस टाइम। आगे देखो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ जी, मैं एक क्लास ले रहा हूँ, आपको कॉल बैक करता हूँ। आगे देखो भाई, अब बसंत ऋतु में पिघला हुआ कफ बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करता है। कैसे? काय अग्नि में बाधा उत्पन्न करके। इधर देखो, ये मनुष्य का शरीर है, ये कफ, ये पित्त, और ये वात के स्थान है। कफ अगर पिघलेगा, पिघल के नीचे आएगा, नीचे कौन है? अग्नि। तो ये अग्नि को आवृत कर लेगा, तो क्या होगा? अग्निमंद हो जाएगी। इस वजह से अग्निमांद जन बहुत से रोग उत्पन्न हो गए। इसलिए बोल रहा है कि काय अग्नि बाध्य रोगस्तत् कुरुते बहुन तस्माद वसंते कर्माणि वमन आदि कार्यतम। पता है वमन आदि कर्म, इसलिए कब करवाते? बसंत में। अब यहाँ वमन आदि से तात्पर्य जो है ना, वो थोड़ा समझ लें। वमन आदि कर्मों का तात्पर्य एक तो कफ के क्षमा वो शोधन के अर्थ में बोल दिया। हिंदी लिख रहा नीचे की पंचकर्म आदि करवाने चाहिए, तो शिरो विरेचन है, उससे भी कफ का शमन होता है। तो पंचकर्म के हिसाब से सोचे,
ऐसा भी मान सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल ये आएगा कि वमन आदि कर्म कब कर्म आते हैं, तो बसंत ऋतु, है ना। आगे देखो, वात गलत आंसर है, इतनी सही है। बसंत ऋतु में त्याज्य आहार विहार, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्न, ये सब क्या है, कब वर्धक है, ये सब त्याज्य वर्जित। लाइन आई हुई है एग्जाम में, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्न। नेक्स्ट, बसंत ऋतु में सेवनीय आहार विहार, वो सारी चीजें जो कफ का शमन करे, वो सब इसमें आएगी। व्यायाम, उद्वर्तन, धूमपान, कवल, अंजन, सुकाम्बु, सोच, विधि, शीलियत, कुसुमागमे, ये लाइन आने लायक है, आज तक कभी नहीं आई। सुकाम्बु का अर्थ हुआ गुनगुने पानी से, सोच विधि का प्रयोग करें, और कुसुमागमे मैंने बता दिया था, फूल आते हैं बसंत में, बसंत पंचमी मनाते हैं, लड़कियां पीले पीले कपड़े पहनती सारी। क्या लिखता है आगे, चंदन अगरू दोनों। अब बसंत, शरद, प्रावट ये सामान्य ऋतु है, इनमें टेम्परेचर रहता है नॉर्मल, तो चंदन अगरू दोनों मिला के, ठीक है। फिर लिखा है बक्चेद निगद सीधु पिबेद माद्युकम, इंपॉर्टेंट, निगद मध्य का पान। और किसी को याद है पुराने वालों, बताओ क्या क्या है। बसंत ऋतु कौन सी काश में, प्रमेय में, अश्मरी में, कौन सी काश होती है, निगद मध्य का पान कौन सी काश में करवाते, जल्दी बताओ नहीं तो फिर मैं आंसर लिख दूं। हाँ, अश्मरी प्रमेय लिख दिया, बसंत ऋतु प्रमेय है और अश्मरी ये लिख दिया। काश बता दो कौन सी है, एक मुझे पता है इसमें तुम गलत आंसर करोगे। आदित्य पक्का, शतज काश पक्का ना, बोलना मत कि चेंज है या गलत लिख दिया, बता। अरे जल्दी जल्दी, सोनम, अदिति, गरिमा, नेहा, अजय, कोई तो बोलो, जल्दी बोल दो। ये है ना शतज में, देखना जाके आज शतज है कि नहीं, ठीक है, आगे आ जाएगा, पढ़ लेंगे। और इस बहाने वो काश वाला चैप्टर खोल के देखेगा, बता दूंगा तो फिर देखेगा नहीं। चलिए एक लाइन और है जो अभी तक आई नहीं पर आनी चाहिए। वसंते अनुभवित स्त्रीणाम काननाम च यौवना, यथेष्ट मैथुन की बात आई थी हरित उसमें हेमंत में, और अनुभवित स्त्रीणाम आए तो फिर वो बसंत की लाइन है, ठीक है, याद रखना जरूर से। नेक्स्ट आगे देखो, ग्रीष्म ऋतु चरक, वो ग्लूकोन डी वाला ऐड याद है ना, सूरज ऐसे तपता है, गंदी से शकल बनाया हुआ, बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे, और ये स्ट्रो डालता है, यहाँ बेचारा एक बच्चा खेल रहा होता है, हंसता खेलता बच्चा, लेकिन जो सूरज इसमें से स्ट्रो डाल के और सारा कुछ पी लेता है, तो फिर उसकी मम्मी क्या देती है, ग्लूकोन डी, किसमें मिला के, पानी में, तो क्या हो गया, मधुर, द्रव, शीत। अभी तक आयुर्वेद की कोई बात नहीं करी मैंने ग्रीष्म से रिलेटेड, समझ पा रहे बात को, आयुर्वेद की कोई बात नहीं हुई अभी तक। मधुर, द्रव, शीत, ये ग्लूकोन डी है। अब पहले तो वही, मयूखेर जगत स्नेहम ग्रीष्मे रवि अपेपियते रवि, संपूर्ण संसार के स्नेहांश को, एक्चुअली में सौम्यता या सौम्यांश लिखना चाहिए था, ठीक है, मधुर अब लौड़, तो मधुर रस के अर्थ में लिख दिया होगा, मयूखेर जगतम स्नेहम ग्रीष्मे पेपियते रवि।
अब इसमें फिर देंगे क्या, मधुर शीत द्रव। स्निग्ध तो अपने आप ही हो गया ना मधुर वाला। तदाइतम, ये लाइन आ चुकी 3-4 बार एग्जाम में। स्वादु शीतम द्रव, मेरे को तो ये लाइन देखते समझ आ जाता कौन है, ग्लूकोन डी है। तुमको ये लाइन देखते समझ आ जाना चाहिए ये भी ग्लूकोन डी है। दोनों लाइनें ग्लूकोन डी की, एक उसका एडवर्टाइज आधा है, आधा उसके आगे वाला है। अरे ये बात समझ आई कि नहीं भाई मेरे? अजय कह रहा कफज घास, देखना अभी क्या पता दोनों ही गलत है। ये नहीं कह रहा दोनों गलत है, हो सकता है दोनों गलत है, ये दोनों में से एक सही भी। अब आगे देखो, शीतम से शर्करम मंथम, ठंडा मीठा मंथ। ग्रत पय से शाली भजनम ग्रीष्म ने शीत। ग्रीष्म ऋतु में घृत, दूध और चावल खाने से बल का नाश नहीं होता। अब क्या है कि एक्सट्रीम स्वेटिंग होगी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, और तुमको पता है गर्मी में भूखे रहने से आदमी बीमार पड़ जाता है, पड़ता है। स्निग्ध चीजें देनी जरूरी है क्योंकि रुक्षता बढ़ रही है, तो मज्जा, वसा और तेल देंगे तो उष्णता पैदा करेंगे। घृत ठंडा, स्निग्ध भी है, तो घृत दे दिया, साथ में दूध दे दिया और चावल दे दिए, शाली चावल। तो घृत, दूध और चावल, ये सब क्या है, शीतल है, स्निग्ध है, स्वादु है और द्रव तो है ही। ऐसा व्यक्ति ग्रीष्म ऋतु में परेशान नहीं होता है, उसके बल का आज नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में वर्जित। अब ये जो संहिताएं लिखी गई थी ये राजा महाराजाओं के लिए लिखी गई थी और वो पीते थे रोज दारू। उनको अगर ये बोल दिया गर्मी में दारू पीना ही नहीं है, फिर उनकी बीवी आ जाती है वो किताब लेके कि अब तो डॉक्टर साहब ने कह दिया 2 महीने नहीं पीना है। जो रोज पीता हो और जो राजा हो, वो अगर नहीं पिएगा उसका काम कैसे चलेगा? ऐसी मुसीबत पैदा ही नहीं हुई, इसलिए जो किताब लिख रहा था उसको पहले क्या बोल दिया, ऐसे लिख देना बहुत ज्यादा पानी मिला के पी ले और थोड़ा कम पिए। अब क्या लिखता है, मध्यम अल्पम नैव, या तो मद्यपान जो है ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम करें या नहीं करें, और अगर करे पेयम अथवा सुबहुओदक, पिए तो बहुत ज्यादा पानी मिला के पिए। फिर लिखता है लवणानि अम्ल कटु उष्णानि व्यायाम च अत्र वर्जित, ये लाइन फेवरेट है। इसके ऑप्शन में शरद आता है, दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। ठीक है, अब तो आंसर क्या लाइन ही लिख दी, लिख देना उसमें कफज कास। निगत मध्य वाले, और अब चूंकि वो बात पूरी हो गई है तो सुन लो निगत मध्य क्या है। दारू बनाते हैं ना तो 4-5 लेयर बनती है बनने के बाद, जैसे इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज डाल दी, मान लो जौ डाल दिया, गन्ने का छिलका डाल दिया, चावल डाल दिए, पानी डाल दिया और सड़ाने के लिए रख दिया, 4 साल बाद वापस निकाला तो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर फॉर्म में था वो अल्कोहल फॉर्म में हो गया सड़ने के बाद फर्मेंटेशन की वजह से। उसमें सबसे ऊपर जो शराब होती है वो स्वच्छ होती है, एकदम स्वच्छ, और उसमें हाईएस्ट परसेंट होता है स्प्रिट का, अल्कोहल का। इस ऊपर वाले स्वच्छ भाग बोलते हैं प्रसन्ना। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो सड़ा हुआ मटेरियल जो होता है वो बढ़ता है और दारू की मात्रा कम होती जाती है। प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेद, वक्कस, ठीक है इसकी। वैसे 70वें में बताता वो 27वें में, पर यहाँ याद करो 5 चीजें होती है, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, कर लेना, ये ले, ये ले, और क्या है, मेदस, और ये वाला वक्कस। ठीक है,
ये तो इसका फर्क वो हो गया बेस। तो इसमें 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 लेयर होती है। सबसे बुरा ये होता है, कीचड़ जैसा होता है, इसमें थोड़ा सा है थोड़ा कीचड़ है। 3 नंबर वाले को नीचे अगर लंबे टाइम तक छोड़ दे तो उसके नीचे कीचड़ जैसा जम जाता है, बाकी स्वच्छ हो जाता है। पहले और दूसरे में सबसे साफ पहला है, फिर दूसरे नंबर। तो ये जो प्रसन्न है ना, ये निगत मध्य है। निगत का अर्थ है जिसमें कोई कचरा नहीं हो, एकदम साफ हो। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, लवण अम्ल कटु उष्णानी व्यायाम से अत्र वर्जित। अब यहाँ से अत्र से क्या तात्पर्य, कौन से ऋतु है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ग्रीष्म ऋतु है, शरद नहीं है, तो इसके पास वैसे लिखना। चल जा मेरे भाई, क्या नॉट शरद। ठीक है, नेक्स्ट। फिर तो ग्रीष्म में बचेगी, उष्ण लिखा हुआ वैसे। ग्रीष्म ऋतु में विहार क्या करते हैं अपन, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। और पहले तो एसी कूलर थे नहीं, राजाओं के तो महल थे, क्या करते थे, फुहारे चला देते थे उनके आगे। फुहारे कैसे चलते थे, ऊपर पानी रख दिया टंकी में, उसकी पाइप को जोड़ दिया, फुहारों से पानी आता रहता था, उसमें से पानी इकट्ठा होता था एक टैंक में, उस टैंक से वापस ले जाके उसको भरते रहते थे। एक आदमी तो पूरे दिन यही घूमता है, फुहारा चलता रहे। राजा महाराजा थे वो। और क्या करते थे, शीतल गृह, ठंडे हॉल बना रखे होते थे, जैसे जहां भी खिड़कियां होती थी वहां पे घास फूस और कपड़े भिगो के और लटका देते, जैसे अभी कूलर का कंसेप्ट है वैसे। जिसमें पानी आता है, उसका जो अंदर का घास फूस है वो भीगता रहता है, उसके अंदर से हवा आती रहती है, क्योंकि कूलर का फैन जब घूमता है तो हवा को, बाहर वाली हवा को सक करता है। उस चैम्बर के अंदर जो हवा आएगी कूलर के पंखे के पीछे वाले में, वो तीनों तरफ से कहां से आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगी, लेकिन जो अंदर घुसेगी तो उन तिनकों के ऊपर जो पानी है उसको लेते हुए आएगी। और कोई भी मॉलिक्यूल जब अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उस टाइम क्या करता है, उस सरफेस को ठंडा कर देता है। कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ है, अब वेपोरेट होके और ऊपर जा रहा है ये मॉलिक्यूल, तो इस सरफेस से जो हीट थी वो इसने एब्जॉर्ब कर ली और उस हीट को काम में ले लिया काइनेटिक एनर्जी के रूप में। उस घास फूस पे जो पानी है वो वेपोरेट होके आ रहा है पंखे की तरफ, तो पंखा वहां वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसको आना पड़ रहा है। और उसको आने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी लेता है उस घास फूस जो होती है उससे, क्योंकि घास फूस पर लगातार पानी गिरता रहता है, तो उस पानी का टेम्परेचर होता है ज्यादा, मतलब कि अगर धूप है तो 40 डिग्री होगा, और उस 40 डिग्री को क्या करता है वहां से ले लेता है हीट को। अब जब वो हीट ले लेता है तो वो सरफेस तिनके वाला हो जाता है ठंडा, और जो मॉलिक्यूल आता है उस टाइम उस हीट को यूज ले लेता है। तो अब जो हवा आती रहेगी और जो पीछे से जो एयर के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो साथ में ठंडे आएंगे, इसलिए कूलर क्या करता है, ठंडा। ठीक वैसे यहाँ दिवा शीत ग्रह निद्रा निशीत चंद्रांशु शीतल है, दिन में शीतल ग्रहों में सोना चाहिए, रात्रि में चंद्रांशु शीतल चांदनी में, बजे चंदन दिग्दांग प्रभाते, चंदन का प्रयोग करना चाहिए। प्रभात लिखा हुआ, प्रभात मैंने बताया था तुमको, ठंडी हवा, ठंडी हवा पथ्य, हेमंत में है पथ्य थी। व्यंजन पाणी स्पर्शे चंदन उदक शीतल, जितनी भी चीजें हैं उन पर चंदन आदि का स्पर्श करवाना चाहिए। कुल मिला के ठंडी चीजें जो है उनका यूज लेना चाहिए। ठीक, चंदन लगा दिया पंखों पे, उन पंखों से हवा कर रहा है ऐसे। मुक्तामणि विभूषित है, जितने भी रत्न होते हैं मुक्तामणि होते हैं ज्यादातर शीतल होते हैं, और मुक्ता तो निश्चित रूप से शीतल होता है, जो ओरिजिनल मोती होता है, तो उनको पहनना चाहिए। काननानी च शीतानी जलानी कुसुमानी च, इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद करना कि जो शीतल और जल युक्त गार्डन है, उद्यान है, जहां पे फूल खिले हुए खूब सारे, तो मतलब पानी है चारों तरफ, वहां बैठना चाहिए। आपने देखा होगा ना गर्मियों के दिनों में बहुत एक्सट्रीम धूप होती, लोग जो गांव से आते हैं, मान लो कि सुबह 10 बजे आए और 12 बजे तक काम हो गया, शाम को बस है 5 बजे गाँव की, तो बस स्टैंड के पास में जो गार्डन होता है ना,
वहां अपना थैला सिर के नीचे लगा के और सो जाते हैं किसी पेड़ की छांव। ग्रीष्म काले निषेवित मिथुनाद वीरतो नर, इंपॉर्टेंट है। मिथुन से वीरत रहना चाहिए, मतलब त्याग करना चाहिए ग्रीष्म ऋतु। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, वर्षा ऋतु। एक बात वर्षा की बता चुका मैं तुमको, बताओ क्या वर्षा के बारे में मैंने तुमको क्या बोल दिया था? वर्षा के बारे में क्या बोल दिया था? नहीं, मैं कुछ और लिख रहा हूँ, तुमको क्या बोला था? मधु का यूज संपूर्ण रूप से पूरी ऋतुचर्या में कहा आता है? वर्षा में खाली एक लाइन आती है, मधु का अनुपान स्वरूप प्रयोग या मधु चे अनुपीवित न रहे, वो किसमें आता है? हेमंत। बाकी सारी क्या है, मधु का जो यूज है वो किसमें? वर्षा। चलिए पहले पढ़ते हैं, आदानम दुर्बले देह पक्ता भवती दुर्बले। ऐसी लाइन स्टार्टिंग में आई थी हेमंत, और बलि नाम बलि था, अब पक्ता दुर्बल हो गई, क्योंकि आदान काल अभी खत्म हुआ ही और वर्षा स्टार्ट हुई, दुर्बल लिखा हुआ। तो ग्रीष्म के एंड में, वर्षा के शुरू में दुर्बलता एक पीक पे होती, आदान की दुर्बलता के कारण शरीर और अग्नि दोनों दुर्बल हो जाते हैं। वर्षासु अनिल आदि दूषणार बाध्यते, इस टाइम पे सारे दोष कुपित होते हैं। अनिल आदि नाम मतलब सर्वदोष प्रकोप। भूवाष्प मेघ निस्संदात पाकाद अम्ल जलस्यज। और इस ऋतु में भूमि में से वाष्प निकलती है, क्योंकि आकाश से जल बरसता है, जमीन तपी होती है, और इस आकाशीय जल का विपाक अम्ल होता है। ठीक, इस अम्लीय जल के कारण अग्नि और ज्यादा क्षीण हो जाती है। वर्षासु अग्नि बले क्षीणे कुप्यंती पवन आते, और त्रिदोषों का प्रकोप हो जाता है। 2 बार लिख दिया। तस्माद साधारण विधि सर्वा सुशस्य। अब साधारण विधि का अर्थ होता है वात पित्त और कफ नाशक चिकित्सा। साधारण विधि ही होती है, जैसे साधारण चिकित्सा बताऊं मैं आपको, साधारण शमन होता है तेल, घृत, मधु, और साधारण विधि शोधन की है बस्सी, विरेचन, वम। तो जहां पर भी साधारण कर्म लिखा हुआ, इसका मतलब तीनों दोषों की चिकित्सा कह रहा है। तो तीनों दोषों की चिकित्सा की लाइन वहां आएगी जहां तीनों दोष कुपित होंगे। तो सर्वदोष प्रकोपक ऋतु ये है। अतः कर्म साधारण या साधारण कर्म का प्रयोग किस ऋतु में करते हैं? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में वर्जित आहार, उद्मंथ ज्यादा जल मिला हुआ मंथ नहीं पिए। दिवास्वप्न तो ग्रीष्म के अलावा सब में वर्जित है। अवसाय, अवसाय मैंने बताया था ओस का प्रिय है। नदी जल, इस टाइम नदी का जल कितना गंदा है, दिवाली तक वो बैठ जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, तब साफ हो जाएगा। शरद ऋतु में इसलिए जो जल होता है वो अच्छा कहलाता है, जिसको आप अंशोदक कहेंगे। वर्षा ऋतु में व्यायाम और आतप और वैवाह ये तीनों वर्जित है, क्योंकि बल है ही नहीं शरीर में, और अगर फिजिकल वर्क ज्यादा होगा तो वीकनेस आएगी आएगी। डायरी में लिखना है, लाइन आई हुई है बहुत बार, और लोग पता नहीं क्या, कभी कोई ग्रीष्म कर देता, कोई शरद कर देता। व्यायाम आतप वैवाह छात्र वर्जित, वर्षा ऋतु की लाइन। क्योंकि व्यायाम और वैवाह दोनों ही फिजिकली बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, इसमें एनर्जी जो है यूज होती है, और इस टाइम बल बहुत ज्यादा क्षीण होता है, प्लस अग्नि क्षीण होती है। तो दुर्बल व्यक्ति के हिसाब से और सामान्य रूप से नेचुरली शरीर इस टाइम पे दुर्बल होता है। अतः व्यायाम आतप एवं वैवायम चैत्र वर्जित। पक्की लाइन किसकी? वर्षा ऋतु। फिर भी नहीं याद हो, तुम्हारी आत्मा कांपेगी नहीं, वर्षा तो कैसे करूं, बस ये देख लेना, वैवाह में और व्यायाम में पहला अक्षर जो दिखे वो कर दे। पान भोजन आहार विहार,
पान भोजन संस्कारान प्राय शूद्रान्वितान। आ गया शूद्र, आई हुई है बहुत, 50 बार आई हुई लाइन एग्जाम में। व्यक्त अम्ल लवण स्नेह वात वर्षा कुले अहन। कहता है कि इस ऋतु में अम्ल, लवण और स्नेह, इनसे युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। सुनना, अम्ल लवण दो रस तो ही, स्नेह यहाँ संभव है मधुर रस के लिए आया होगा। तीनों रसों से युक्त भोजन का तात्पर्य क्या है? कि शरीर रुक्ष है, क्योंकि अभी अभी आदान काल जो है अपने पीक से गया है, तो धीरे धीरे स्निग्धता बढ़ेगी। तो कब बढ़ेगी? जब स्निग्ध रसों का सेवन करेगा। वीक है, दुर्बल है, उसके लिए भी क्या चाहिए? स्निग्ध जो है मात्रा में और पचने के हिसाब से और रसों के हिसाब से स्निग्ध रस चाहिए। आगे क्या लिखता है? विशेष शीते भोक्तव्यम वर्षाशु अनिल शांति। देखो, पिबेद शोधरान्वितम च अल्पम मध्विक अरिष्टाम। मेरी बात सुनो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्विक लिखा हुआ था, आपने कहा था कि दारू तो बसंत में पीनी है। शोध भी तो लिखा हुआ है। मैंने कहा था सारा शोध शायद मधु, किसमें? वर्षा। ओनली मधु से अनुमित नरे हेमंत। शोध दिख जाए तो यहाँ टूट पड़ने। फिर उस बाद आगे क्या लिखा है? प्रघर्ष उद्वर्तन स्नान गंध माला अप्रोभित। इस टाइम पर सीलन रहती है, यही कह दो कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है वातावरण। तो कपड़ों में अगर हल्की सी भी सीलन रहेगी, या घरों में भी अगर सीलन रहेगी, तो फिर वो क्या करते हैं? स्मेल मारने लगते हैं। इसलिए स्नान, उद्वर्तन, प्रघर्षण, ये सब क्या है? क्लेद को कम करने वाली चीज है। और गंधमाला आदि का प्रयोग करें। और कपड़े कैसे पहने? लघु शुद्ध अंबर, हल्के कपड़े पहने जो जल्दी सूख जाए। कपड़ा पतला होगा तो सूखेगा जल्दी। शुद्ध धुले हुए, स्थानम भजेद अक्लेदी वार्षिक। और जो क्लेद वाले स्थान है उनका त्याग करना चाहिए, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है। ठीक है, रुक जा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकना भाई। रुकना है।
चलो आगे बढ़ते, क्या कह रहा है आगे सुनना। ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि वर्षा ऋतु में बार बार चक्र पाणी, जो मतलब चाणक्य शोध का प्रयोग किया, उसके चक्र पाणी क्या व्याख्या करेंगे? तो चक्र पाणी कहते हैं कि मधु वर्षा ऋतु में क्लेद का शमन करता है। ठीक है, इसलिए शोधनान्वित शब्द जो है बार बार यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट, शरद ऋतु चल रहा है, कौन से दोष का प्रकोप होगा? पित्त प्रकोप। पित्त प्रकोप होगा तो इस ऋतु में क्या क्या करेंगे? विरेचन, रक्त मोक्षण और घृत प्रयोग। ये सब क्या है? पित्त के शोधक और शामक उपक्रम है। वर्षासु उचित अंगानी सहसु और गर्षु। अब देखना, अभी बारिश जाएगी ना, उसके बाद एक बार बहुत तगड़ी गर्मी आएगी वापस, 15-20 दिन बहुत तेज धूप निकलेगी। तो बारिश में शरीर एडप्ट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर है ना 30 डिग्री और एकदम टेम्परेचर जाएगा 42। तो क्या होगा कि वर्षा के कारण जो शीतलता आ गई और शरीर में जो शीत सातम्य हो गया, सहसेव अर्क रश्मि भी तप्ता नाम अचित पित्तम प्राय सर्दी कुप्पति। इसके कारण एकदम आने वाली इस धूप के कारण जो शरीरस्थ पित्त वो क्या हो जाएगा? कुपित। अब क्या सेवन करें? तो मैं तुमको बता रखा, पित्त शामक रस कौन से? पित्त शामक रस कौन सा? तमक, तिक्त, मधुर, कषाय। कुछ पूछ थोड़ी रही हो या कुछ बता थोड़ी रही हो। तो तमक वाले द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, वही यहाँ लिख रखा है, मधुरम शीतम सैतिक्तकम पित्त प्रशमन। लाइन समझ में आनी चाहिए बस देख के। और क्या लिख रहा है? घनात्य लिख रहा है, घनात्य इसका पर्याय है, धारा धरात्य भी इसी का पर्याय है। और ये वो लाइन है जो मैंने तुमको बता दी कि भाई आएगी पक्का, तो तुम इसको गलत मत करना, बोले ये वाला लाइन तो गलत होनी ही नहीं चाहिए। तिक्त, सर्पीपान, विरेक, रक्त मोक्षम, धारा धरात्य। धारा धरात्य इसका पर्याय है, और ये तो मैंने लिख ही दिया ना, ये सब क्या है? सर्पीपान, विरेचन, रक्त मोक्षम, और घृत में भी तिक्त घृत का पान करा। ये क्या है? शरद ही होगी पक्का। इसमें एक टुकड़ा है प्यारा सा, अलग सा दिखता है, लिखता आतपस्य च वजनम। अभी बारिश के बाद जो धूप आएगा उससे बचना। आतपस्य च वजनम के अंदर अगर ग्रीष्म ऑप्शन आ गया तो तुम डर जाओगे, घबरा जाओगे, गलत कर सकते। तो ये ग्रीष्म नहीं है, क्या है? शरद है। आतप से बचे। आगे बात समझ में? मतलब आतप शब्द का मतलब तो गर्मी होता है, धूप होता है, लेकिन आतप शब्द वास्तव में जो बारिश के बाद में जिसमें जमीन से गर्म वाष्प निकलती है और सूर्य ऊपर से बहुत तेज धूप डालता है, उन दोनों का संयुक्त प्रभाव होता है, उसको आतप मानो। तब आंसर शरद जाएगा। तो आतपस्य च वजनम कौन सी ऋतु में आता है? शरद ऋतु में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना है सबको जरूर से। बाकी क्या नहीं करना है, ये जितने भी हैं वसा, तेल, अनुमास, ये सब त्याज्य उष्ण गिर। शारदधि दिवा स्वप्न प्रागवातम च अत्र वर्जित। अब प्रागवात की कहानी सुन लो। पूर्व दिशा की वायु, पहली बात। दूसरी बात, पित्त व रक्त प्रकोपक। जो पित्त और रक्त का प्रकोप करेगी, क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? उष्ण, स्निग्ध। बाकी सुश्रुत में डिटेल पढ़ लेंगे इसके। उष्ण, स्निग्ध प्लस पित्त रक्त प्रकोप। इसलिए इसका क्या करना चाहिए? यहाँ पर त्याग करना चाहिए। बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे हंसोदक का वर्णन। अब मेरी बात सुनना, बारिश हो रही है अभी, खूब बाढ़ आ रही है जगह जगह पे। अब बारिश एक तरह से मान लो एक बार और आएगा बारिश का एक लोड, उसके बाद में बारिश चली जाएगी, शरद ऋतु आएगी। शरद का मतलब हो गया सितंबर अक्टूबर। तो अक्टूबर के अंदर
जितना पानी जिधर से जिधर जाना है सब जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसकी सारी गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। तालाबों में, नदियों के थ्रू, झरनों के थ्रू, जहां भी पानी को लास्ट में सेटल होना होता है, अल्टीमेटली अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी नदी है तो समुद्र में चली जाएगी, तो पानी सेटल हो जाएगा और उसकी गंदगी जो है वो तले में बैठ जाएगी। इसलिए शरद ऋतु का जो पानी होता है बिल्कुल साफ होता है। अभी इंस्टेंटली बह के आया है तो इसमें माइक्रोब की ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा हुई नहीं है और महीने भर में अच्छे से बैठ गया है, तो पूरे साल के अन्य ऋतुओं के कंपैरिजन में शरद ऋतु का जो जल है वो बेस्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि शरद ऋतु में बहुत एक्सट्रीम तेज धूप पड़ती है और अब तो साइंटिस्ट मान चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या करता है, निर्जंतुकरण करता है, जैसे ऑटोक्लेव काम करता है उसका माइल्ड वर्जन है सूर्य का प्रकाश। अब किसी पानी पर एक महीने से तेज धूप पड़ रही हो तो माइक्रोब की जो ग्रोथ है वो कम होगी और वो अपने आप कुदरती क्या होगा, साफ स्वच्छ होगा। इसलिए शरद ऋतु के जल को अंशोदक कहते हैं। अंशोदक शब्द का प्रयोग आचार्य चरक ने करा है, इसके अलावा कोई एक आधा आचार्य ने किया, बाकी चरक के अलावा बाकी सब क्या बोलते हैं, अंशुदक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंशुदक। लेकिन चरक अंशोदक ही कह रहे हैं। अब चरक कह रहे हैं कि दिन में सूर्य से तपा, रात को चंद्रमा से शीतल हुआ। अंशुदक बना कैसे, दिन में सूर्य से तपा, रात को चंद्रमा से शीतल हुआ, काल के प्रभाव से पका, एक महीने तक सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में, निर्दोषम अगस्तनम अभिषेकृतम, शरद ऋतु में अगस्त तारा जो है वो उदय होता है और अगस्त तारे का प्रभाव है कि पृथ्वी पर जितना भी विष होता है वो अगस्त तारे के उदय होने के बाद में कम हो जाता है, मंद हो जाते हैं, तो निर्विषीकृत हो गया या अविषीकृत हो गया अगस्त, सूर्य चंद्रमा अगस्त। अब ये जो पानी है शरद का, इसको अंशोदकम इति ख्यात, इसकी ख्याति है किस नाम से, अंशोदक नाम से। क्यों, शारदम विमलम शुचि, शरद ऋतु का ये जल शुद्ध पवित्र होता है। और ये लाइन एग्जाम में आती है, स्नान पान अवगाहन शस्यते तद यथा अमृत। स्नान पान और अवगाहन मतलब पीने के लिए, नहाने के लिए और अवगाहन के लिए बेस्ट है, अमृत के समान। कौन, अंशोदक। आई बात समझ में। नेक्स्ट 48, शारदानी च माल्यानि वासांसि विमलानि च शरत काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे च इंदुरश्मि। ये पीछे वाली लाइन आएगी। शरद ऋतु में इंदु रश्मियों का सेवन करना चाहिए। इंदु मतलब कौन, चंद्रमा, और चंद्रमा की चांदनी शीतल होती है। नमस्ते, मैं क्लास खत्म करके करता हूँ बड़ी। हाँ 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 हाँ। चंद्रमा की चांदनी शीतल शामक। प्रदोष काल क्या होता है इसमें, दिन में 3 प्रहर होते हैं, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न। इसी प्रकार रात्रि में भी 4-4 घंटे के 3 प्रहर होते हैं। प्रदोष, मध्यरात्रि और प्रत्युष। हर प्रहर, एक प्रहर बराबर कितने, 4 घंटे।
पूर्वान मध्यान अपराह्न, प्रदोष मध्य रात्रि, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 6 से 10 AM। ये हो जाएगा 11 से 11 12 1 2 PM। ये हो जाएगा 3 से 6, कुछ नहीं, 3 4 5 6, ठीक है। PM तो या 2 से होगा ना, 6 से 10 11 12 1 2 और 3 से 6, 3 4 5 6, 4 घंटे ये हो जाएगा, ठीक। वैसे वापस हो जाएगा 7 से 10 और मतलब 4 घंटे, 6 बजे के बाद वाला टाइम, 7 8 9 10, फिर ये 11 12 1 और 2 बजे तक का ही हो गया, 3 से लेके और 6 तक वापस ही हो गया। तो प्रदोष जो है वो रात्रि की स्टार्टिंग है, इसलिए अमर घोष ने लिखा है प्रदोषो रजनी मुखम, प्रदोषो रजनी मुखम। रजनी मतलब रात्रि, मुख मतलब उसकी स्टार्टिंग, तो प्रदोष काल रात्रि की स्टार्टिंग, ठीक है। रात्रि का प्रथम प्रहर हो गया कौन, प्रदोष। ये अमर घोष की टीका भी दे रखी है यहाँ पे, देखना। प्रदोष काल में शरद ऋतु में हिंदू रस्मों का सेवन करना चाहिए। ये ऋतुचर्या पड़ी है, ये पूरी ऋतुचर्या। अब आ जाते हैं ओघ सातम्य। पहली बात, सबसे पहले तुम मुझे बताओ सातम्य के भेद कितने होते हैं। सातम्य भेद, फर्स्ट आंसर क्वेश्चन आ गया, सातम्य के भेद लिखो, कितने लिखोगे, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे वाले, सही से बताना। 3 है ना, कौन कौन से, तो चल जाना भाई। प्रवर सातम्य, मध्यम सातम्य और अवर सातम्य, ये सामान्य बात होगी। अब विशेष बात, तस्य सीपीए अध्याय में चरक में कितने प्रकार के सातम्य बताए? तब आंसर क्या करोगे, 4 प्रकार। क्या आंसर करोगे, 4 प्रकार, ठीक है। क्यों करोगे, समझते। ऋतु सातम में आपने पढ़ा, मतलब 6 ऋतु में पढ़ी। ओघ सातम में अभी आप पढ़ोगे, देश और रोग सातम में पढ़ गए। सबसे पहले ऋतु सातम में आपका कंप्लीट हुआ, इसमें आपने सब ऋतुएं पढ़ी और उनमें क्या क्या सातम में कैसे छोड़ना है, ठीक है। 6 ऋतुओं का वर्णन था इसमें। दूसरा है ओघ सातम में, ओघ सातम में ये रहा, इति उत्तम ऋतु सातम में यत चेष्टा आहार विपाश, यहाँ पर सब ऋतु खत्म हो गई। अब ओघ सातम में सुनो, उपशेते यद औचित्य ओघ सातमम तद उच्यते। पहली बात तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि किसकी बात हो रही, ओघ सातम में। लगातार सेवन करने से जो उपशय हो गया, मतलब आपका नुकसान करना बंद कर दिया। जैसे आयुर्वेद कहता है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, दिन हो या रात दोनों टाइम दही खाना है तो खाना है, और उनकी कोई दिक्कत भी नहीं होती, और 25 साल से खा रहे हैं। वो साथ में हो गया उसका कि वो आदमी नहीं सुधरा, तो शरीर को सुधरना पड़ा, शरीर ने अडप्ट कर लिया। उपशेते यद औचित्य ओघ सातम तद उच्यते, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उससे भी इंपोर्टेंट बात है कि या तो फिल इन ब्लैंक्स में आएगा या रेफरेंस में आएगा। रेफरेंस क्या है, चरक सूत्र 6। देशानाम आम्यानाम च विपरीत गुण, देश नंबर 3, आम्य मतलब रोग नंबर 4, ये 2 और साथ में बता रहे।
कि देह सातम्य में और रोग सातम्य में क्या होता है कि जो इनके विपरीत गुण वाले द्रव्य है उनका सातम्य करना चाहिए। विमर्श में चलोगे, क्वेश्चन बना हुआ पड़ा है। यहाँ 4 प्रकार के सातम्य बताए गए हैं, ऋतु सातम्य, ओग सातम्य, देश सातम्य, रोग सातम्य। इनके बलाबल का निरूपण, सबसे बलवान रोग सातम्य, फिर उससे कम देश, उससे कम ओग, और सबसे वीक बल का सातम्य होता है ऋतु सातम्य। क्या है सुनना भाई, मौसम के अनुसार बॉडी अगर चीजें एक्सेप्ट कर रही है कि सामान्य बात है, प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया। फिर आते हैं रोग सातम्य कि चीज गलत है लेकिन लंबे टाइम सेवन करने से बॉडी जो है वो सातम्य कर चुकी है, तो ये उससे ज्यादा बलवान बात है। जैसे कि भाई रात के टाइम पे दही नहीं खाना चाहिए, या कोई सर्दी में आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन अगर कोई पूरी साल फिक्स है कि सुबह शाम 2 टाइम आइसक्रीम खा रहा है, 20 साल से खा रहा है, उसके कोई सर्दी जुकाम नहीं हो रहा है और ठंड में भी खा रहा है, बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। तो ये थोड़े से उससे एक्सट्रीम लेवल की बात है कि ठंड के अंदर गर्म चीजें खा रहे हैं और बॉडी जो है उसमें उष्णताजन्य कोई व्यापक नहीं हो रहा है, तो बॉडी ऋतु के अनुसार सातम्य हो चुकी है। ओग सातम्य में चीज गलत है, लंबे टाइम में लेने से बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। थर्ड है देश सातम्य। बहुत सी जगहों पर, जैसे मान लीजिए अंटार्कटिका के आसपास अगर कोई रहता हो, ध्रुवीय प्रदेशों में, वहां तो हमेशा ही बर्फ जमी रहती है और हमेशा ही माइनस में टेम्परेचर रहता है, फिर भी वहां के लोग जो है वो जीते हैं। उनकी बॉडी ने जो अडॉप्शन कर लिया कि जिस देश में रहना, जिस जगह पे रहना, वहां का जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग बॉडी ढल गई, वो देश है। अब आता है रोग साथ। तुमको कोई बीमारी हुई और शरीर ने उस बीमारी के साथ जीना सीख लिया, इससे बड़ा सातम्य क्या हो सकता? समझ आ रही बात? अगर इनके बल का क्रम पूछे तो सबसे बलवान रोग सातम्य, फिर नंबर 2 पे देश सातम्य, फिर नंबर 3 पे ओग सातम्य, और सबसे दुर्बल सातम्य कौन सा होता है, मतलब बल के हिसाब से ऋतु सातम्य। ठीक है, क्या हो गया, तो छोड़ थोड़ी दिया। हाँ ठीक है, मैंने तुमको कुछ बोला था यार, ऋतु संधि वाला पोर्शन याद करके आने को बोला था ना रे, वो कहाँ रह गया? क्या आ गई? क्या ये आगे रह गई? नहीं पीछे, ऋतु संधि वाला कहीं दिया तो था मैंने तुमको, ये रहा जो पेज मैंने अभी छोड़ा था, ये मैंने तुमको याद करके आने के लिए दिया था ऋतु संधि लास्ट क्लास। कि ये जो ऋतु संधि है ये वाग्भट की देन है। कौन? ऋतु संधि। कुल कितने दिन का समय है? 14 दिन का। और इसमें जो ऋतु जारी है उसके लास्ट के 7 दिन और जो आ रही है उसके स्टार्टिंग के 7 दिन में पहले वाली ऋतु का आहार विहार छोड़ के नई वाली का अडेप्ट करना होता है, क्रम से त्याग करके। ये फेमस लाइन है, ये लाइन देके पूछता है क्या है ये? वाग्भट की लाइन है ऋतु संधि की, असातमजा ही रोगासु सहसा त्याग जीव। अगर एकदम से छोड़ दिया जाए तो असातम्यजन्य रोग हो जाते हैं, इसलिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तत्र पूर्व विधि त्याज्यम सेवनियो अप्रय करना। ये बात किसकी है? ऋतु संधि। एक लाइन और लिख दो, नोट डाल के डायरी में लिख देना ऋतु संधि के पास। यम दृष्टा काल, शारंगर की देन, शारंगर की देन, 16 दिन का समय। सब लिखा है, इसका स्लोगन ये है, ऐसी लाइन याद आ रही मुझे, स्व अल्पो ही भुक्तो जीवित। शारंगर के नोट्स देख लेना और उसको करेक्ट कर लेना, नोट्स आगे होंगे ना सबके पास।
नहीं आए उनके आ जाएंगे। अब ये यम दृष्टा काल 16 दिन का समय है ना, और कौन से 2 महीने हैं कि इस महीने के अंतिम 8 दिन और उसके शुरुआत के 8 फिक्स है उसके, हर ऋतु के लिए नहीं होता है उसका यम दृष्टा काल फिक्स है। बताओ कौन सा? अरे बताओ भैया, कौन सी ऋतु है या कौन सा माह कि इस मास के अंतिम ये दिन? किसी को नहीं पता? चलो, अभी जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना 16 दिन का समय होता है। कार्तिक अगेन क्या है वो सब बाद में बात करेंगे, हाइड हो जाएगा। ठीक है, कल शुरू करेंगे अपन 7वां अध्याय, और एक काम और करना ना यार तुम लोग, 7वें अध्याय में श्लोक नंबर बता रहा हूँ वो देख के आना, देख के क्या याद करके आना, एक ही श्लोक बताऊंगा। देखो श्लोक नंबर 19, जरम्बा वेग विदारण, मिला? जरम्बा वेग विदारण है ना, श्लोक नंबर 19 जरम्बा वेग। ये एमटीआर है, रट के आना है, क्यों रटना है मैं बता दूंगा, और डायरी में लिख देना इसको। क्या ये याद करके आना, बाकी डिटेल पढ़ेंगे कल। 10 चैप्टर बाद में टेस्ट है, तैयारी रखना। और कार्तिक अगर मुझे पता है तुमको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनका बर्डन मत बढ़ा। ठीक है बाबू, पढ़ना, जाओ।